बेटा कल हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में कहां तक किया था? थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग जरा बताना कहां तक किया था? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नहीं लिखोगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिफ्यूजन कैपेसिटी। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटी। मान लो कोई एक चेंबर है, ये ठीक है, और इसको हम एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें। ये क्या है बेटा? एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, या किसी भी गैस की, एक्स गैस है कोई, यहाँ पे एक्स गैस यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह सेम गैस है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है इसका बेटा मान लो 10 mm Hg है। ठीक है, और यहाँ पे इसी गैस का प्रेशर 9 mm Hg है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना है? 1 mm Hg का है। तो अगर 1 mm Hg का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हो, तो 1 मिनट में बेटा, इन 1 मिनट जितना गैस चेंबर ए से चेंबर बी में जाएगा उसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन कैपेसिटी। उस गैस का डिफ्यूजन कैपेसिटी कि पर मिनट इतना गैस डिफ्यूज हो सकती है थ्रू द मेम्ब्रेन, उस गैस का पर मिनट डिफ्यूजन कैपेसिटी हम बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसा नो लिखो बेटा। लिखो ना आप लोग, रिपीट करो नवदीप। और चलो फिर से देखो सर, रिपीट रिपीट। देखो बेटा, ये एक चेंबर ए है, ये एक चेंबर बी है, इसमें भी एक्स गैस है, एक्स मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी एक्स गैस है, दोनों में सेम गैस है, लेकिन चेंबर ए में प्रेशर 10 mm Hg है और बी में जो है 9 mm Hg है। तो यहाँ और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सिर्फ प्रेशर डिफरेंस है, वो भी कितने का? 1 mm Hg। इधर 10 है, इधर 9 है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ए से बी में गैस डिफ्यूज करके जाएगी थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ये हमने मेम्ब्रेन बनाया हुआ है। ठीक है, अब 1 मिनट में जितना गैस फ्रॉम ए टू बी डिफ्यूज होकर चली जाएगी, एक्स गैस का डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलेंगे कि इतना है, जितना गैस डिफ्यूज हो जाएगी हम ये बोलेंगे कि एक्स गैस का डिफ्यूजन कैपेसिटी इतना है। मान लो 20 ml चली गई, तो हम बोलेंगे कि एक्स गैस का डिफ्यूजन कैपेसिटी 20 ml है पर मिनट। क्या बात समझ में आ गई सबको? ऐसा नो? लिखो बच्चों फटाफट। ठीक है, नवदीप, मोहित, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, प्रणव, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब लिखिए, अब लिखो बेटा, इसी चीज को लिखो अब आप लोग, हेडिंग दो डिफ्यूजन कैपेसिटी और लिखो इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, it is the volume of gas that
diffuses through, it is the volume of gas that diffuses through the membrane per minute, diffuses through the membrane per minute for a pressure difference of, one mmHg, for pressure difference of 1 mmHg. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is further dependent on solubility of diffusing gases. दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं बेटा, देख लो बेटा, ये एक चेंबर है और ये एक चेंबर है, इन दोनों में क्या है, एक्स गैस है, यहां भी और यहां भी। देखना ध्यान से सुनो, दोनों में कौन सी गैस है बेटा, एक्स गैस है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या है, यहां पर वाटर है, यहां पे क्या है बेटा, वाटर इस टेस्ट ट्यूब में रन कर रहा है ना, वाटर रन कर रहा है, ठीक है। और यहां पर ऑयल रन कर रहा है, इसमें ऑयल है, इसमें वाटर है, और ये दोनों गैस एक्स है, ठीक बात है। तो ये दोनों गैस पर मिनट यहां से यहां डिफ्यूज करेगी और ये यहां से यहां डिफ्यूज करेगी। मेम्ब्रेन तो सेम है, मान लो ये मेम्ब्रेन सेम है, तो यहां पर गैस तेजी से आएगी क्योंकि यहां पे डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में इजिली, ये एक्स गैस वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यही गैस ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा, या यहाँ पे इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी। तो डिफ्यूजन रेट जो है बेटा किस में होगा, ए में ज्यादा होगा या बी में, क्योंकि ये एक्स गैस वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, यही एक्स गैस ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो यहां से डिफ्यूज करने का जो रेट है, सेम गैस है बट दोनों के डिफ्यूज करने का रेट अलग अलग होगा, ए में ज्यादा होगा या बी में, किसमें डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा होगी, आपको आंसर देना है ए और बी। ए मोहित प्रणव ए, ठीक है, बहुत आसान है बेटा ये, ठीक है। तो ए में ज्यादा होगा मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिफ्यूजन कैपेसिटी को कंट्रोल करता है कि कितना गैस पर मिनट डिफ्यूज होगी, यही मुझे बताना था, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हेडिंग दो बेटा, ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक चीज और है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये आपको लिखना है ना, CO2 डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 इज, वीडियो पॉज हो गया, मेरे यहां से तो नहीं हुआ बेटे, मेरे यहां से वीडियो पॉज नहीं हुआ है, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? नो सर, ठीक है, सही है, ठीक है। तो CO2 डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 is much greater than
डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना होता है बेटा 20 टाइम्स। मतलब बेटा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी डिफ्यूज करके चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 20 टाइम्स मच ग्रेटर देन 20 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता है 2 टाइम्स। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, मतलब 2 टाइम्स। ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बेटा ऑक्सीजन जो होती है वो 2 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। पहला है बेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो पाई जाती है सरफेस। हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है बेटा, सरफेस ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितना 97% मींस 97% oxygen carried in the form of carried by RBC in the form of oxyhemoglobin, by RBC in the form of oxyhemoglobin in the form of oxyhemoglobin, and remaining 3% by dissolved state in plasma. ब्लड का प्लाज्मा जानते हो, उसमें सीधे सीधे डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है ना, उसी तरह से ब्लड प्लाज्मा में भी डिसॉल्व रहती है, लेकिन कितना 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बेटा 3 तरीके से होता है। पहला है 70% of CO2 transported in the form of bicarbonate ion, bicarbonate ions, मतलब HCO3 बाइकार्बोनेट है ना, HCO3 के फॉर्म में। दूसरा है 20 to 25% of CO2 transported in the form of carbaminohemoglobin by carbaminohemoglobin, and 7% by plasma. प्लाज्मा मतलब 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, शॉर्टकट में लिख। अब इसी को डिटेल पढ़ना है बेटा, हाँ इसमें कई क्लासेस लग सकती हैं, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, और आसान भी है, टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो
शुरू करते हैं बेटा। ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है, Hb मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन, इसमें 4 आयरन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन होता है। 1 molecule of hemoglobin contain 4 atoms of iron, है ना, 4 atoms of iron, मतलब इसमें 4 आयरन होते हैं, 4 atoms of iron। और ये जो है फेरस के फॉर्म में होता है, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, फेरस। फेरस और फेरिक आप लोग जानते हो, फेरस। अब होता क्या है बेटा, इसमें ऑक्सीजन जब मिलेगा, ठीक, और कितना ऑक्सीजन, 4, क्योंकि एक आयरन का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 4 लिख दें, ये बना लेता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब HbO2 और यहाँ पे 4, और ये क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 1 molecule of hemoglobin carry 4 molecule of oxygen और 8 atoms। या तो 4 मॉलिक्यूल बोले बेटा ऑक्सीजन का कैरी करता है, या 8 एटम, 4 टू 8 एटम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत आसान है। अच्छा, अब एक चीज और है बेटा, अगर हम ग्राम में देखें बेटा, तो 1 ग्राम of hemoglobin, 1 gram of hemoglobin carry 1.34 ml of oxygen। कितना, 1.34 ml of oxygen। 1 gram hemoglobin carry 1.34 ml of oxygen। तो एक हेल्दी पर्सन में बेटा हीमोग्लोबिन पाया कितना जाता है, आप लोग जानते होंगे, मतलब 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो अब लिख दें 15 ग्राम में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कितना ml, तो 1.34 मल्टीप्लाई बाई 15, यही होगा ना भाई, 1 ग्राम उतना कैरी कर रहा है तो 15 कितना करेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 ml के आसपास, समझ रहे हो, 20 ml के आसपास। और ये 15 ग्राम कितना होता है बेटा, कितने ब्लड में होता है, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये हुआ बेटा ह्यूमन का 100 ml ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो यहाँ पे लिख दें carried by per 100 ml of blood, या इसी को हम 100 ml को 1 डेसीलीटर भी बोल सकते हैं, है ना, 1 डेसीलीटर या पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। या यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चे, ऐसा नो लिखो भाई, फटाफट लिखो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे बताऊंगा ना। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोहित समझ में आ गया।
विशेष। तो हम ये बोलेंगे बेटा 20 ml of oxygen carried by 100 ml of blood। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो प्लाज्मा में इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दिख रहा है ना? हाँ, इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि मान लो ये ब्लड है, इसमें क्या है बेटा? ब्लड। ठीक है, और इसमें ब्लड का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में है। तो जो ये ब्लड टिश्यू के पास जाता है, मान लो यहाँ पे हम टिश्यू बना दें, ये देखो टिश्यू है ये बेटा, और ये ब्लड है, और ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हमने ऑक्सीजन बताया था? 20 ml। तो वो जो 20 ml ऑक्सीजन है, तो वो जो 20 ml ऑक्सीजन है बेटा, वो आर्टियर ब्लड में है ना, आर्टरी में है, वेन में नहीं है। क्योंकि जो ब्लड सेल्स के पास तक लेके जाता है बेटा उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो सेल के पास से लेके ब्लड आता है उसको वेन बोलते हैं। तो आर्टरी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, वेन में ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि वहां पे CO2 मिक्स हो जाएगा। ये बात आप जानते हो पहले से, ठीक बात है ना? तो इसको बोलेंगे बेटा आर्टेरियल ब्लड। ये जो क्या है? आर्टेरियल ब्लड। और इसमें से ऑक्सीजन बेटा निकल के चली जाएगी टिश्यू में, और यहां से CO2 इसमें आ जाएगा। तो CO2 का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, जो आगे ब्लड बढ़ा है इसको बोलेंगे वेनस ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। यहाँ पे है कितना आपको पता है? 20 ml पर डेसीलीटर। तो इस 20 ml में तो बेटा 5 ml नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा इधर। 5 ml ऑफ ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ चला गया? टिश्यू में। तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 ml। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन बचेगी पर डेसीलीटर। ठीक है, या अगर इसमें 1.34 ml में 15 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो अगर एग्जैक्टली की बात करें तो सही 19.8 ml आएगा। तो अगर 19.8 ml भी मान ले, अगर वैसे ही चाहो तो अगर मान ले, तो यहाँ पे 5 ml जाएगा, फिर आप उतना माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बेटा, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन आर्टेरियल ब्लड कैरी 20 ml of oxygen per deciliter and venous blood carry 15 ml of oxygen per deciliter. But during strenuous condition, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मान लो एक्सरसाइज कर रहे, एक्सरसाइज जब आप लोग करते हो तब की बात है, मतलब है ना, उस समय हमारे टिश्यूज को बेटा, पूरे बॉडी के सेल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो देखते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है। ये है बेटा ब्लड, और कौन सा ब्लड है ये, आर्टेरियल ब्लड है। और ये जो है टिश्यूज को अपना ऑक्सीजन दे देगा। यहाँ पे कितना हमने बताया था, 20 ml। तो यहाँ से डिफ्यूज करेगा कुछ गैस, कुछ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आएगा बेटा वो होगा वेनस ब्लड। जैसे ही साइज बढ़ा बेटा तो यह टिश्यू में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया। जैसे ही डिमांड बढ़ गया, समझ रहे हो, तो यहाँ से 15 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम आर्टेरियल ब्लड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्योंकि यहाँ डिमांड बढ़ गया ना, डिमांड बढ़ गया, बढ़ जाने से फिर क्या होगा बेटा, 15 ml ऑक्सीजन जाने लगी। ठीक है, रिजर्व में इसी तरह से घूमता रहता है ब्लड में। जैसे डिमांड बढ़ी सप्लाई हो गया तुरंत। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर। तो ड्यूरिंग स्टेनस कंडीशन या ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन वेनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड में कितना कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया? ऐसा नो? ठीक है मोहित, बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, या इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है हम ऑक्सीजन का प्रेशर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे PO2 हम लिख देते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर। ठीक है, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर 25 mm, ये mmHg में है, इन mmHg। ठीक है, और यहाँ पे है 40 mmHg आएगा, यहाँ पे 50 आएगा बेटा, और यहाँ पे मान लेते हैं 100 mmHg है। तो अब चलो इधर देखो, बेटा इसमें हमने हीमोग्लोबिन डाला,
हीमोग्लोबिन के सफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, कुछ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो रेड कलर से हमने दिखा दिया, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन है जो हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया। तो ऑक्सीजन जो है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने को हम ये बोल रहे हैं कि सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक गैस है, उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बता दिया पहले ही, मिक्सचर ऑफ गैसेस में बेटा एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा कुछ, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह के दूसरे वॉल्यूम में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम बढ़ा दें तो क्या सेचुरेशन के रेट में इफेक्ट आएगा? कुछ आएगा। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ा दे बेटा तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको बताना है। आप क्या आप तो कुछ सोचो, आप थोड़ा आप भी। अगर बेटा प्रेशर बढ़ा दिया जाए गैस का, ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो सेचुरेशन है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का जो टाइमिंग है, परसेंटेज रेट है, परसेंटेज रेट ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज ज्योतिरादित्य ने बताया इंक्रीज, मोहित ने बताया इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल सच बात है बेटा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज होगा। अब आपको समझ में आसानी से मेरी बात आ जाएगी। तो इधर हम लिख देते हैं बेटा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहां पे हम लिख देते हैं ये तो है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये 10% है, 20 है, 30 है, 40 है, ये 50 है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100। होता क्या है बेटे कि इधर दिख रहा है, हाँ, when PO2 25 mmHg, अगर मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर जो है बेटा 25 mmHg हो, 25 mmHg हो, तो कितना सेचुरेट कर जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ? 50%। मतलब ये देखो यहां पर जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा कि ऑक्सीजन का
पार्शियल, अब साफ दिख रहा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया 10, 20, 30, 40, 50, जैसे ही 50 तक आया बेटा पार्शियल प्रेशर, गलत उल्टा बोल दिया मैंने, पार्शियल प्रेशर जैसे ही बेटा हमने 10, 20, 25 तक जैसे ही पहुंचते हैं, जितना हीमोग्लोबिन होता है बेटा उसका 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। देख लो 25 mmHg of oxygen partial pressure, 50% of hemoglobin will be saturated। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का P50 कितना है 25, ऑक्सीजन का P50 कितना है 25, मतलब 25 mmHg पे 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। तो इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा हम P50, इसको बोल रहे हैं। ठीक बात है। अब देखो अगर मान लो इस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम 40 mmHg कर दें, 40 mmHg कर दें बेटा, तो ये सेचुरेट हो जाती है 75%। देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये जैसे ही हम 45 mmHg करते हैं बेटा 75% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। और जैसे ही हमने 100 कर दिया बेटा, 100 mmHg कर दिया, तो टोटल हीमोग्लोबिन सेचुरेट नहीं हो पाती है। कितना हो पाता है? लगभग 95%। मतलब कि अगर ये 100 तक हम ले जाएं इसको पार्शियल प्रेशर को, तो यही तक सेचुरेशन होता है, यही तक। मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा सिग्मॉइड ग्राफ बन गया बेटा, सिग्मॉइड ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ बता रहा है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे कितना हीमोग्लोबिन का अमाउंट सेचुरेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटे। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा। मेन चीज आप लोगों को याद रखना है कि 25 पर 50%, 40 पर 75% और 100 पर 95%। मतलब साफ है 100%। P50 मीन्स मोहित बता रहा हूं, मतलब साफ है बेटा कि 100% हीमोग्लोबिन कभी भी सेचुरेट नहीं होती। P50 का मतलब होता है बेटा, ये जो P50 है बेटा, जरूरी नहीं आप ये मत समझना कि हीमोग्लोबिन के साथ केवल ऑक्सीजन ही सेचुरेट हो सकती है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी सेचुरेट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सेचुरेट होता है। आरबीसी जो है बेटा, आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके कैरी करता है बेटा। और वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ अफेक्ट करता है बेटा ऑक्सीजन के सेचुरेशन को विद हीमोग्लोबिन। ये भी आप याद रखो, है ना। तो P50 वो वैल्यू है बेटा जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन। P50 इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे समझ लो, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in which the 50% of hemoglobin saturated with oxygen। तो ये कितना P50 वैल्यू कितना है 25 mmHg। मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर जो है बेटा, प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर, जैसे ही 25 mmHg को अटेन करता है 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। Yes or no? लिखो जल्दी।
लिखो। ठीक है, मोहित समझ में आ गया। अब बेटा एक बहुत अच्छी बात हम बताने जा रहे हैं आपको, जो आपको सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। समझ में आ जाए तो ही बताना कि समझ में आ गया। ये जो कर्व है बेटा, ये राइट को भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट को भी शिफ्ट हो सकता है। अगर मान लो ये कर्व राइट को शिफ्ट हुआ, राइट को शिफ्ट हुआ ऐसा, या तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। देखो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? शिफ्ट टू राइट। और यही कर्व बेटा अगर इधर को शिफ्ट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट टू लेफ्ट। आपको कर्व को देखने से क्या लगता है, जब ये राइट को शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को फेवर करेगा या अपोज करेगा? बताना है आपको। अगर ये राइट को शिफ्ट हुआ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करेगा बेटा या अपोज करेगा? लिखना है आपको, आंसर दो। क्या लग रहा है आपको? अपोज करेगा मोहित, बहुत बहुत बढ़िया। अरे वाह जी वाह, मेरे बताने के पहले ही आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई। अब तो मेरे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं सीधे लिखूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। चल बेटा देखते हैं ये राइट को कब शिफ्ट होता है। राइट को कब शिफ्ट होता है? कहां पर? इंटरनल रेस्पिरेशन में, याद रखना चाहिए। वहां पे ऑक्सीजन को डिसोसिएट करना है बेटा, टिश्यू में भेजना है। ठीक है, तो ये कब शिफ्ट होगा बेटा? और वहां पे CO2 का परसेंटेज ज्यादा होता है टिश्यू में, ये भी आप जानते हो। तो शिफ्ट टू राइट इफ पहला रीजन CO2 इंक्रीज, ब्लड में अगर CO2 बढ़ गया तो राइट को शिफ्ट होगा। ठीक है, या पीएच डिक्रीज कर जाए, मतलब प्रोटॉन बढ़ जाए, मतलब हाइड्रोजन बढ़ जाए, मतलब पीएच डिक्रीज हो जाए, या एसिडिटी बढ़ जाए। पीएच डिक्रीज होने का यही मतलब हुआ, एसिडिटी बढ़ा दे अगर हम, तो ये शिफ्ट हो जाएगी राइट के तरफ। ठीक है, और अगर मान लो बेटा टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, तो भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया हमने तो राइट को शिफ्ट होगा। आपको याद रखना है, बुखार हो जाता है उस टाइम पे, फीवर, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो ये थोड़ा थोड़ा राइट को शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसलिए। ओके, या अगर बोले तो PO2 डिक्रीज कर जाए, या PO2 डिक्रीज कर जाए तो भी शिफ्ट हो जाएगा, या एक्सेस DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, मैं यहां पे लिखता हूं डाइफॉस्फोग्लिसरेट, excess amount of DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी अगर बढ़ेगा बेटा तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या चीज, है ना? ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन जब चल रहा होता है विद इन द सेल, तो वहां पे 11 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस की जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है ये।
वहां पे डीपीजी प्रोड्यूस किया जाता है। डीपीजी ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है बेटा, उसको डिक्रीज करने की जरूरत है, इसलिए ये ब्लड में जैसे ही आता है, अब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे समझाएंगे आप लोगों को। अभी बस इतना से काम चल जाएगा बेटा आपका कि एक्सेस अमाउंट ऑफ डीपीजी कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को स्लो कर देता है, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये सारे रीजन है बेटा जिससे कि ये जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है इसके बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे।